गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। पर सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम व्यवसाय की इंट्रोड्यूस करेंगे। व्यवसाय क्या होता है, क्यों किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। व्यवसाय में जो भी कार्य होते हैं, यानी किसी व्यक्ति जो मनुष्य जो होता है वो अपने खर्चों की पूर्ति करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कई प्रकार के कार्य करता है और उस काम को करने से, यानी जो उसकी एक्टिविटीज़ रहती है उस एक्टिविटीज़ को का कुछ मूल्य होता है, उस मूल्य में मापा जाता है। ऐसे हम बोलते हैं मुद्रा में मापा जाता है, तो उसको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं और उसी से हम व्यवसाय का जन्म होता है। कुल मिला के ऐसी क्रियाएं, आर्थिक क्रियाओं की बात करेंगे, ऐसी क्रियाएं जिसमें धन कमाने के उद्देश्य से जो कार्य किए जाते हैं उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। व्यक्ति कार्य करता है और उसके कार्य को मुद्रा में मापा जाता है। आर्थिक क्रिया करने से व्यक्ति अपनी भौतिक कल्याण में भी भौतिक कल्याण में वृद्धि करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उसमें जो कार्य किए जाते हैं वो वैध होते हैं, यानी कानून द्वारा मान्य किए गए कार्यों को ही आर्थिक क्रियाओं में हम शामिल किए जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो रहते हैं एक औसत दर से ही आर्थिक कार्य करता है। आगे आर्थिक क्रियाओं, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो वैधानिक होती है, पढ़ चुके हैं हम। आर्थिक क्रियाएं वास्तविक व्यक्ति की होती हैं। अब आर्थिक क्रिया समझ चुके, जो अर्थ कमाने के लिए, धन कमाने के लिए प्रयोग की गई है। दूसरी है गैर आर्थिक क्रिया, ऐसी एक्टिविटीज जो इसमें काम तो होता है लेकिन उसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है। ऐसे कार्य या ऐसी एक्टिविटीज जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती हैं उन्हें हम गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे प्रेम, स्नेह, मित्रता, देश प्रेम। उदाहरण इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगी, जैसे कि अगर माँ के द्वारा अपने बच्चे का पालन पोषण करती है तो माँ उस पालन पोषण के बदले कुछ पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रही है, तो वो कौन सी क्रिया हो गई? गैर आर्थिक क्रिया। अगर यही कार्य कोई दूसरा व्यक्ति करता है, यानी किसी बच्चे का पालन पोषण करने के लिए अगर आया को रखते हैं और आया उसके बदले हर महीने या जो भी उसका पारिश्रमिक हो वो लेती है, तो फिर वो गैर आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं करेंगे, उसको हम किस में कर देंगे? आर्थिक क्रिया में। और इसके उदाहरण है, अगर कोई शिक्षक अपने बच्चे को पढ़ाता है तो उसके बदले उसको कोई पारिश्रमिक या कोई धन लाभ नहीं होता है, वो केवल एक स्नेह, प्रेमपूर्वक या स्नेह का भाव द्वारा उसके बदले उसे कुछ धन की प्राप्ति नहीं हो रही है। ये गैर आर्थिक क्रियाओं में आती है। डॉक्टर अगर अपने ही परिवार के किसी सदस्य को देखता है तो उसके बदले वो फीस चार्ज नहीं करता है, तो वो कौन सी क्रिया हो गई? गैर आर्थिक क्रिया। तो इसको इस उदाहरण के द्वारा हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, और भी हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट गैर आर्थिक क्रियाएं। अब गैर आर्थिक क्रियाओं में जैसे अगर मान लीजिए जो चोरी, लुटेरा वगैरह जो रहते हैं, जो चोरी करते हैं वो आर्थिक क्रियाओं में नहीं, उसमें काम तो हुआ है लेकिन वो कैसी है? अनैतिक है, अवैध है, इसलिए उसको हम आर्थिक क्रियाओं में शामिल नहीं करेंगे। तो दोनों क्रिया क्लियर हुई। क्रियाओं का वर्गीकरण, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया को भी 3 भागों में बांटा गया है। आर्थिक क्रिया के 3 भाग हैं, रोजगार, पेशा और व्यवसाय। अब सबसे पहले बात करेंगे हम रोजगार की। रोजगार क्या होता है? देखो, रोजगार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, इसमें 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो नियोक्ता होता है और एक होता है कर्मचारी। नियोक्ता क्या करता है? नियोक्ता जो नौकरी देने वाला रहता है, और दूसरा होता है कर्मचारी जो जिसको नौकरी चाहिए। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच जब अनुबंध होता है कुछ शर्तों के अधीन, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच जब अनुबंध होता है शर्तों के अधीन, तो उसको हम रोजगार का नाम देते हैं। रोजगार में वेतन या पारिश्रमिक तय किया जाता है जो साप्ताहिक, मासिक हो सकता है या वार्षिक हो सकता है।
इसमें कमीशन भी शामिल किया जाता है। मान ली सपोज दैट जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे एक स्कूल को ले लेते हैं, अगर स्कूल में कोई व्यक्ति शिक्षण कार्य कर रहा है तो उसको उस कार्य के बदले सैलरी मिल रही है, तो वो क्या हो गया, धन तो कमा रहा है लेकिन किस रूप में कमा रहा है, रोजगार के रूप में। वो एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है और उस काम से उसको धन की प्राप्ति हो रही है और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। तो इस प्रकार हम रोजगार के बारे में भी समझते हैं। और भी करेंगे, रोजगार में नियोक्ता कर्मचारी के भी संबंध हो गया। दूसरा उसमें कुछ शर्तें रहती हैं, उन शर्तों को भी रोजगार में शामिल किया जाता है। रोजगार में जो दो तरह के होते हैं, ये स्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं। इसके बाद शासकीय और अशासकीय दोनों प्रकार के होते हैं। रोजगार में किसी व्यक्ति जो रोजगार में लिप्त है, जो कार्य कर रहा है, उसे अधिकृत व्यक्ति आदेश और निर्देशों का पालन करना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जिसमें जो एम्प्लॉय है उसको अपने जो अधिकारी है या जो नियोक्ता है उसके आदेशों और निर्देशों का पालन उसको करना पड़ता है। इसके साथ में ही रोजगार में वेतन, कमीशन और पारिश्रमिक मिलता है। रोजगार में व्यक्ति को मिले कार्य को किसी अन्य कार्य को नहीं, जिस व्यक्ति को जो कार्य दिया जाता है वही व्यक्ति उस कार्य को करता है। रोजगार में व्यक्ति को मालिक या संस्था के नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है, यानी एक मालिक या संस्था का जो नियंत्रक अधिकारी होता है उसकी एक सीमा होती है, जो भी एक कर्मचारी होती है उसकी एक सीमा होती है और उसी सीमा के तहत उसे वो कार्य करना पड़ता है। तो ये सारी बातें आती हैं रोजगार के अंतर्गत। अब सेकंड जो आर्थिक क्रिया में हमने शामिल किया है वो है पेशा। पेशा क्या होता है? सबसे पहले हम पेशे का अर्थ समझेंगे। पेशा एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान है जो किसी भी क्षेत्र के संबंध में अर्जित किया जाता है। पेशा में हमको एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है, उस क्रमबद्ध ज्ञान को विशिष्ट अर्जित क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है उसको तरीके से अपनाते हैं। और इसमें जैसे इसका उदाहरण हम मान सकते हैं पेशेवर को, जैसे कि डॉक्टर है, अगर डॉक्टर को डॉक्टर की फील्ड में जाना है तो उसे उसी क्षेत्र से संबंधित स्टडी करनी पड़ेगी और उसको उसी से संबंधित ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं वो पेशे के रूप में आते हैं, पेशेवर व्यक्ति के रूप में आते हैं। उदाहरण के तौर पर जिसमें हम जैसे डॉक्टर का भी बोला था मैंने, जैसे MBBS की स्टडी करते हैं, उन्हें उससे डॉक्टर के पेशे में जाना है तो उसी की स्टडी करनी पड़ेगी, उस क्षेत्र से संबंधित। वकील है उसको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। इंजीनियर है, शिक्षक है। तो ये जो विशिष्ट ज्ञान अर्जन करके मानसिक रूप से जो अपनी सहायता करते हैं, इनका जो कार्य होता है मानसिक होता है, शारीरिक कार्य नहीं करते, ये विशेष बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं और ये अपने मानसिक रूप से जो मेहनत करते हैं वो पेशेवर व्यक्ति के रूप में आते हैं। इनको अपने कार्य के बदले फीस या शुल्क वसूल होती है। मजदूरी इनके जो कार्य करते हैं इनका प्रतिफल मजदूरी में नहीं प्राप्त होता, उसको हम फीस या शुल्क बोलते हैं। अब उससे उदाहरण समझ, जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी सलाह की ज़रूरत है और किसी न्यायालय से संबंधित कोई कार्य ऐसा है तो मैं कहाँ जाऊँगी? सबसे पहले वकील के पास जाऊँगी। वकील से मैं कंसल्ट करूँगी उस क्षेत्र के संबंधित जो भी मेरी समस्या है उस समस्या का निराकरण करने के लिए हम वकील के पास जाते हैं। तो वकील हमको क्या करता है? कंसल्ट करता है, सलाह देता है, एडवाइसर देता है और उस सलाह और एडवाइसर के सलाह जो देता है उसके बदले हम उसको फीस देते हैं, तो वो फीस चार्ज करता है। तो कुल मिला के आया समझ में, पेशेवर व्यक्ति एक विशिष्ट मानसिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं, विशिष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं और इनका वार्षिक एक फीस या शुल्क के रूप में प्राप्त होता है। सेकंड अगला है आर्थिक क्रिया में व्यवसाय। व्यवसाय में वे सभी क्रिया आती हैं जो क्रय विक्रय से संबंधित रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी वस्तु का व्यापार किया तो मैं एक क्षेत्र से कोई दूसरी वस्तु खरीद के लाती हूँ। मान लीजिए मैं 10 रुपये की कोई वस्तु खरीद के लाती हूँ और दूसरी जगह मैं उसी वस्तु को 15 रुपये की बेचती हूँ। तो क्या हुआ? 10
रुपये की जो मैं लेके आई वो मेरी कॉस्ट हुई और 15 रुपये में जो मैंने बेची वो मेरा सेल्स हुआ। तो जब मैं 10 रुपये की वस्तु 15 रुपये में बेचती हूँ तो उसमें मेरा 5 रुपये क्या हुआ, लाभ हुआ, 5 रुपये लाभ इंक्लूड हुआ। तो बिजनेस में जो भी हम कार्य करते हैं या क्रय विक्रय करते हैं, हस्तांतरण करते हैं, विनिमय करते हैं, तो जो वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय विक्रय होता है उसे हम व्यवसाय में कहते हैं। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। कोई व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से ही व्यापार करता है। अगर जिस व्यवसाय में लाभ नहीं होगा तो वो व्यवसाय लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा और उसको मतलब हानि उठानी पड़ेगी। तो कोई भी व्यवसायी हानि उठाने के लिए व्यवसाय नहीं करेगा। व्यवसाय में और भी चीजें हैं। व्यवसाय में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, प्रत्यक्ष सेवा को भी शामिल किया जाता है। आज का युग जो है व्यावसायिक युग है और उस व्यवसाय का विस्तार काफी बढ़ चुका है, इसलिए इसमें हम वाणिज्य क्षेत्र को भी शामिल कर लेते हैं। उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं जो रहती हैं, जैसे परिवहन, बीमा, बैंकिंग। प्रत्यक्ष सेवा मीन्स परिवहन, बीमा, बैंकिंग, ये जो सुविधाएं हैं जो व्यवसाय में उपयोग की जाती हैं, इन सुविधाओं को भी हम इसमें शामिल करते हैं, सर्विसेज को शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए अब व्यवसाय का उदाहरण हम जैसे खेती, जो किसान होता है वो कार्य कर रहा है, कृषक जो अपने खेती जो उसकी ज़मीन होती है उसमें खेती का काम कर रहा है और उसके बदले वो क्या करता है, लाभ कमाता है। तो वो भी एक प्रकार का क्या हो गया, व्यवसाय हो गया। इसके बाद कारखानों में काम करना, वस्तुओं का लेना, क्रय करना और विक्रय करना। इसके बाद खनिज पदार्थों को जमीन से निकाल कर कारखानों तक पहुंचाना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, व्यवसाय में आ जाती हैं। तो व्यवसाय में हम क्रय विक्रय ये सारी चीज़ों को शामिल करते हैं। आर्थिक क्रिया के 3 पार्ट्स हो गए, रोजगार, पेशा और व्यवसाय। ठीक है, आगे हम व्यवसाय से संबंधित बहुत सी चीज़ें समझेंगे कि व्यवसाय में की जो विशेषताएं रहती हैं, व्यवसाय में व्यवसाय करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले जो व्यवसाय होता है उस व्यवसाय में मानवीय क्रियाएं होती हैं, यानी जो बिजनेस होता है मशीनों या पेड़ पौधे पक्षियों द्वारा नहीं किया जाता है, व्यवसायों को मनुष्य द्वारा किया जाता है। इसलिए व्यवसाय क्या है, एक प्रकार की मानवीय क्रिया है। और व्यवसाय के द्वारा उपयोगिता का सृजन होता है। व्यवसाय के द्वारा क्या होता है कि नई नई वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि एक उदाहरण हम समझ लें कि मान लीजिए बढ़ई है, अगर वो लकड़ी लेके आता है, वो लकड़ी हमारे किसी काम की नहीं होती, लेकिन वो अपनी उपयोगिता के द्वारा यानी अपने कार्य और हुनर के द्वारा उस लकड़ी को फर्नीचर के रूप में बनाता है। और वो फर्नीचर है टेबल, कुर्सी, किसी भी रूप में हो सकता है। तो वो उसने क्या करा, इस लकड़ी को अपनी उपयोगिता के द्वारा उसका सृजन किया, फर्नीचर के रूप में उसको बनाया और फिर उसका क्रय विक्रय किया। तो व्यवसाय में क्या होता है, उपयोगिता का सृजन होता है। कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाना, वो भी उपयोगिता हो गई, यानी मिट्टी किसी काम की नहीं थी, लेकिन अगर उसने अपना उपयोगिता के द्वारा यानी अपने हुनर के द्वारा उसने उस कार्य को उपयोग लायक या यूज़ करने लायक बना दिया, तो वो क्या हो गई, अपनी उपयोगिता और उस मिट्टी को बर्तन के रूप में शामिल हो गए। तो उसका जो क्रय विक्रय किया तो व्यवसाय कहा गया। इसके बाद व्यवसाय पारस्परिक लाभ के लिए होता है। व्यवसाय में जो किया जाता है वो लाभ के लिए किया जाता है, जिसमें वस्तुओं का क्रय किया जाता है और विक्रय किया जाता है, इसमें लाभ शामिल रहता है। बिजनेसमैन यानी जो व्यवसाय होता है उसमें साहस और जोखिम। व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के अंदर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है साहस, क्योंकि व्यवसाय रिस्क रहती है, उसमें रिस्क रहता है कि अगर हम जो व्यवसाय कर रहे हैं, अगर उसमें देखो व्यवसाय को हानि भी उठानी पड़ सकती है और लाभ भी मिल सकता है। तो दोनों तरह की चीज़ें होनी, तो एक व्यवसाय के अंदर साहस और जोखिम लेने की क्षमता होनी चाहिए। अनिश्चित व्यवसाय क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। अनिश्चितता कैसे, क्योंकि उसे आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं इनमें क्या परिवर्तन होते रहते हैं और ये समाज के समय के साथ साथ निरंतर बदलती रहती है। इस कारण ये जो व्यवसाय होता है, जिस क्षेत्र में व्यवसाय कर रहे हैं, आज हमने वो व्यवसाय स्टार्ट किया, अगर आगे चल के स्थितियाँ बदल गई तो व्यवसाय में भी परिवर्तन हो सकता है। इसलिए व्यवसाय कैसा रहता है, अनिश्चित रहता है।
सेवा भाव, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य तो लाभ कमाना होता ही है, साथ में उसको जो भी कार्य किया जाए उसमें एक सेवा भाव भी रहता है। तो व्यवसाय को लाभ कमाने के साथ साथ सेवा भाव का भी ध्यान में रखना चाहिए। व्यवसाय को वैधानिक होना चाहिए। व्यवसाय उन्हीं क्रियाओं का किया जाता है जो कानून के नियमों का पालन करते हुए की जाती है। अवैधानिक अनैतिक व्यवसाय को हम व्यवसाय नहीं कहेंगे। व्यवसाय के उद्देश्य, व्यवसाय करने का क्यों करते हैं, व्यवसाय का उद्देश्य क्या है? तो व्यवसाय के उद्देश्य 3 भागों में बांटे गए हैं आपके। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्यवसाय के उद्देश्य में, वो है लाभ या आर्थिक उद्देश्य। दूसरा मानवीय है, तीसरा आर्थिक सामाजिक है। इस तरीके के 3-4 तरीके हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक आर्थिक उद्देश्य, जिसको हम लाभ के उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यवसाय में लाभ का होना क्यों आवश्यक है। क्या लाभ कमाना ही एक व्यवसाय का उद्देश्य होता है? क्या लाभ कमाने के पर्पज से ही व्यक्ति कार्य करता है? तो इसके संबंध में हमारी कई बातें हैं, जिसको क्रम बाय क्रम समझेंगे कि व्यवसाय में जो प्रॉफिट होता है वो क्यों होता है, किन किन हिस्सों में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर व्यवसाय में प्रॉफिट होता है तो जो व्यवसायी होता है उसको प्रेरणा मिलती है और उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करता है। अगर व्यवसाय में प्रॉफिट नहीं होगा तो व्यक्ति की क्या होगा, अभिप्रेरित नहीं होगा और उस कार्य के प्रति मायूस हो जाएगा और उसकी जो कार्य करने की क्षमता होगी वो कमजोर रहेगी। इसलिए सबसे पहले व्यवसाय आगे बढ़ाने के लिए, स्वयं प्रेरित करने के लिए लाभ का होना आवश्यक है। सबसे पहले इसमें बिंदु है लाभ कमाना। जो भी हम व्यवसाय करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है, क्योंकि लाभ के द्वारा ही व्यवसाय को हम आगे ले जा सकते हैं, व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं और भी कई व्यवसाय से संबंधित जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। दूसरा है व्यवसाय का विस्तार। कोई भी व्यवसाय जो होता है वो ये नहीं चाहता कि उसका व्यवसाय एक जगह ही टिका रहे, यानी जितना सीमित ना रहे। हर व्यवसायी अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है और वो कब बढ़ा पाएगा, जब वह अपने व्यवसाय में पर्याप्त लाभ कमा पाएगा। तो एक व्यवसायी अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए लाभ कमाता है, जिससे जो लाभ होता है उस लाभ को व्यवसाय में लगा सके पूंजी के रूप में और अपने व्यवसाय को आगे ले जा सके। तीसरा जो लाभ कमाने का तर्क है, यानी विद्वानों का ऐसा तर्क वितर्क रहते हैं कि लाभ कमाने के पक्ष में तर्क बताइए, क्वेश्चन भी आपको बन गया है। अभी हम आर्थिक उद्देश्य पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी से ये मिला जुला हुआ है। तो तीसरा जो पॉइंट था, कर्मचारियों को पुरस्कार। देखिए, अगर किसी भी व्यवसाय में अगर लाभ हम कमाते हैं तो उससे जुड़े जो कई वर्कर होते हैं जो उस व्यवसाय में काम करते हैं, उस काम के बदले उनको सैलरी मिलती है। हर कोई कर्मचारी चाहता है कि जिस भी संस्था से वो जुड़े या जिस व्यवसाय से वो जुड़े, जहाँ पर वो काम करे उसको वेतन मिले, वेतन के साथ साथ उन्हें कई सुख सुविधाएं मिले, बोनस मिले, कमीशन मिले। तो ये बोनस, कमीशन हो, वेतन वृद्धि हो, पदोन्नति हो, तो ये सारी चीजें कब संभव है, जब वह व्यवसाय लाभ कमाने के पक्ष में रहेगा या अधिक से अधिक वो लाभ कमाए, मतलब उसका विस्तार हो सके। तो कर्मचारियों को पुरस्कार के रूप में जो वेतन दिया जाता है वो भी लाभ कमाने के बाद ही दिया जाता है। तो तीसरा जो पॉइंट था, कर्मचारियों को पुरस्कार के रूप में भी लाभ कमाया जाता है। चौथा है व्यवसाय को जीवित रखने के लिए। देखो, जीवित रखने, जब भी हम कोई व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय जीवित जब ही रह पाएगा जब जितना वस्तु का वो प्रोडक्शन कर रहा है उतनी वस्तुओं की उसकी कॉस्ट निकल सके और उसके खर्चों की पूर्ति हो सके। तो व्यवसाय को मार्केट में टिके रहने के लिए सर्वाइव करना पड़ता है और सर्वाइव जब ही कर पाएगा जब वो पर्याप्त मात्रा में वो लाभ कमा सके। तो व्यवसाय को जीवित रखने के लिए लाभ का होना आवश्यक है। अभिप्रेरणा का साधन, व्यवसाय खुद जब व्यक्ति को लाभ होता है किसी भी व्यवसाय में तो वो उसको एक प्रेरणा मिलती है उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए और उस व्यवसाय में मन लगाकर काम करने के लिए। अगर व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, मायूस हो जाएगा और ज़्यादा लंबे समय तक
पक्ष में तर्क।